तो भव्यात्माओं, अब आलाप अधिकार में घुमट साठ जीव कांड के अंत में अब हम चलेंगे अगली मार्गणाएं, इंद्रिय मार्गणा, संज्ञी मार्गणा और काय मार्गणा, इन तीन के आलाप। आप कहोगे भैया इंद्रिय के बाद सीधे संज्ञी मार्गणा? हाँ, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन चीजें बनती है, एक के साथ दूसरे में संबंध बनता है। इसलिए सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने इंद्रिय मार्गणा, संज्ञी मार्गणा और काय मार्गणा, इनके जो चार गाथाएं हैं, इन चार गाथाओं को एक साथ रखा है। उसके बाद में फिर योग मार्गना और शेष मार्गना, उनके आलाप बताए जाएंगे। चलिए, यहां से मैं आपको शेयर कर रहा हूं अगली गाथा 719 से 722। बादर सुमेंदिय वीति चौरिंदिय असन्निजीवाणं ओघे पुण्ये तिन्निय अपुन्नगे पुन अपुन्नोदु सन्नियोगे मिच्छे गुण परिवन्ने मूल आलावा लद्धिय पुण्ये एको पच्चतो होदि आलावो भू आउतेवु वाऊ निचदुगदीनि गोदगे तिन्नि तानं धूलिधरेषु विपत्ते के तद्दुभे देवी तस जीवानम ओगे मिच्छादिगुणे वियोग आलाओ लद्धी अपुण्य एको बचतो होत्यालाओ। अब मैं आपको सामने, पहले हम लोग गाथा के शब्दार्थ को देख लेते हैं और फिर चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बादर सुहुम इंदिय मतलब क्या होगा? बादर और सूक्ष्म, यहां तक तो हो गया, किंतु सुहुम का म और ए इंदिय का ए, ये मिलकर के बन गए सुहुमेंदिय। ठीक है, तो बादर और सूक्ष्म किसके लेने हैं? एकेंद्रिय के लेने हैं। सो बादर और सूक्ष्म एकेंद्रिय, द्वि त्रि चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये सब जीवों का क्या होता है? ओघे पुण्य तिन्निय। इनके क्या है आलाप? कौन कौन से होते हैं आलाप इनके? इनके पहले तो है कि पुण्य, पूर्ण यानी पर्याप्त कर्म का उदय है। तो पर्याप्त कर्म के उदय के साथ में इनके तिन्नी अर्थात पर्याप्त नाम कर्म इनका अगर जिनका उदय में है, क्योंकि ये ऐसे जीव है जिनका पर्याप्त नाम कर्म भी उदय में हो सकता है, अपर्याप्त नाम कर्म भी उदय में हो सकता है। तो पहले ये सारे जीव, इनका पर्याप्त नाम कर्म का अगर उदय है तो तीनों आलाप हो जाएंगे। और अपुण्यगे पुनः अपुण्य दो हु, मतलब क्या है कि जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनके एक अपूर्ण यानी अपर्याप्त ही आलाप होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक दो लोगों ने हाँ बोल दिया तो भी काफी है। ठीक है, बारी बारी से बोल सकते हो आप, है ना? कभी कभी एक दो लोग ये हाँ बोलेंगे, कभी दूसरे एक दो लोग हाँ बोलेंगे। इस तरीके से मतलब एक साथ सब लोगों की गर्दन अकड़ने की जरूरत नहीं है, बारी बारी से भी आप लोग हाँ बोल सकते हो। आगे बोलते हैं, चलो। आगे क्या कहा? सन्नी ओगे मिच्छे। सन्नी संगी, संगी नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं। फिर ओगे मिच्छे, ओघ से अर्थात गुणस्थान की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि के, गुण परिवन्य गुणस्थान प्रतिपन्न के। क्या कह रहे हैं? गुणस्थान प्रतिपन्न। प्रतिपन्न शब्द का अर्थ क्या होता है? ऊपर के गुणस्थान में चढ़े हुए। गुणस्थान मतलब ऊपर 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 के जाते वक्त। गुणस्थान परिवन्य मूल आलावा, इनके मूल के समान ही आलाप जानने चाहिए। मतलब ऊपर कौन कौन चढ़ेंगे? मिथ्यात्व के ऊपर सासादन, असंयम सम्यक दृष्टि, प्रमत्त, सहयोगी, ये जो पहले बताए गए थे वैसे ही इनके भी तीन तीन आलाप होंगे, मूल के जैसे ही आलाप होंगे। फिर क्या कह रहे हैं? लब्धिय, लब्धि पर्याप्त मतलब लब्धि पर्याप्त। लब्धिय पुण्य, अपुण्य मतलब लब्धि अपर्याप्त, इनके कितने हैं? एक को, उसके बाद प्लुत है और प्रजत्तो मतलब अ का लोप हो गया था,
तो इनका लब्धि पर्याप्त का एक ही होगा, अपर्याप्त आलाप होता है, होदी आलाओ। फिर 721 में कह रहे हैं भू आऊ तेऊ, मतलब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायुनी अर्थात वायु का एक, और चतुर्गति निगोदगे, नित्य और चतुर्गति निगोद के, तिन्नी, तिन्नी मतलब तीनों आलाप होते हैं। तानम थूलिदरेसु विपत्तेगे तद्दु भेदेवी। आगे क्या कह रहे हैं? तानम थूलिदरेसु विपत्तेगे, पर्याप्त के, और इसका आगे आगे के साथ 722 के साथ भी इसका संबंध लग जाएगा। तस जीवानम, त्रस जीवों के, त्रस जीवों के, अच्छा, ताणम थूलिदरेसु विपत्तेगे तद्दु भेदेवी, क्योंकि इनके भेद करने होंगे। इनके भेद मतलब किसके? अब इसमें भेद तो किसके बनेंगे? वनस्पति कायिक के ही होंगे। थानम थूलिदरेसु, इनका मतलब आगे, इसके आगे चल करके पृथ्वी कायिक जो है, सॉरी, वनस्पति कायिक जो है, वो वनस्पति कायिक के भेद मतलब सप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित, इनके भी कितने होंगे? इनके भी तीन आलाप ही होंगे। वी शब्द से वहां पर तीन आलाप ही होंगे। ठीक है, तो ये उत्तरार्ध हो गया। मतलब पृथ्वी कायिक, वायु कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, नित्य और चतुर्गति निगोद, और इनके कौन से भेद होंगे? इनके भी बादल और सूक्ष्म भेद होंगे। और उसके पश्चात प्रत्येक वनस्पति प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, क्योंकि चतुर्गति निगोद किसका भेद है? साधारण वनस्पति का है। तो साधारण वनस्पति ले ली तो प्रत्येक वनस्पति आ जाएगी। तो प्रत्येक वनस्पति के भेद मतलब सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, इन सब में भी तीनों तीनों आलाप होते, तीनों आलाप होते हैं। अब तसजीवानम, तसकालिकों में क्या होता है? ओघे अर्थात गुणस्थान की अपेक्षा मिच्छादि गुणे, वि ओघ आलाओ, मिच्छ आदि मतलब गुणस्थानों में मिच्छादि जो गुणस्थान होते हैं। त्रस जीवों में कितने गुणस्थान होते हैं? त्रस जीवों में कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं त्रस जीवों में, ज्यादा से ज्यादा। तो उनमें मिच्छादि मतलब मिथ्यात्व आदि जो 14 गुण होते हैं, उसमें ओघ आलाओ, ओघ मतलब गुणस्थान में जैसे जैसे आलाप बताए गए थे पहले, उसी के जैसे होंगे। फिर लब्धि पुण्य, लब्धि पर्याप्तक, त्रस के भी लब्धि पर्याप्तक मतलब अब तक जितने आ गए, ऊपर की 721 में बताए हुए और 722 में बताए हुए, इन दोनों के भी अभी तक लब्ध पर्याप्तक बच गए हैं। मतलब पंच स्थावर के और तस काय के, इनके सभी के लब्ध पर्याप्तकों में एक को अपज्जतो होदि आलाओ, एक ही लब्धि पर्याप्तक आलाप होता है। इस प्रकार से ये शब्दार्थ यहां पर होता है। ठीक है, अब इसको जिसको जिनको समझ में आ रहा था, चिंतन चल रहा था, ठीक है। बाकी लोगों के लिए अब यहां पर हम जो चार्ट है उस चार्ट को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, तो फिर क्लियर हो जाएगा। चलिए, चार्ट दिख रहा है सबको? चलो, गुणस्थान एक साइड में रख दिए, 1 से 14। उसके सामने पहले एकेंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय की चर्चा हुई। तो एकेंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय को एक ग्रुप में रख दिया, फिर सैनी पंचेंद्रिय को एक ग्रुप में रख लिया। ये दोनों कौन से मार्गणा के भेद है? ये दोनों कौन से मार्गणा के भेद है? कौन बताएगा? हैंड रेस करना। एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय, दीपक जी। अच्छा, एक मिनट, बहुत सारे हाथ ऊपर हो चुके हैं, मेरे सामने से वीडियो चले गए। एक मिनट, दीपा दीदी, हमने आपको बोला था, बोलिए। भैया जी बनना। इंद्रिय इंद्रिय मार्गना के कनक दीदी, एक मिनट। हाँ दीपा दीदी, बोलिए। इंद्रिय मार्गना के भेद है। इंद्रिय मार्गना के भेद है। कनक माला दीदी, आप आपको किसके लगते हैं? संगी मार्गना के। एक ने कहा एक इंद्रिय मार्गना के, दूसरे ने कहा संधि मार्गना के, और किसी को उत्तर देना है? इंद्रिय
से असैनी, एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक, और से ये जो दो कॉलम बनाए गए हैं ये कौन सी मार्गना के भेद है? एक ने बता दिया इंद्रिय मार्गना के और दूसरे ने बोला सैनी मार्गना के। और किसके है? बाकी सब हैंड रेज निकाल दो, जिनको उत्तर देना है उतनी ही हैंड रेज रखो। इंद्रिय और सैनी दोनों आएंगे। ऐसा उत्तर चाहिए। एक ही मार्गना के भेद नहीं आए यहाँ पर, इंद्रिय और सैनी दोनों को मिला के देखो। अगर इंद्रिय मार्गना होगी तो उसमें सैनी असैनी कहने की जरूरत है क्या? नहीं। और सैनी असैनी जहां कहना है वहां इंद्रिय की चर्चा करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो मतलब दोनों को मिलकर के यहां पर चार्ट बना हुआ है। ठीक है। ये भी नई बात आपको आलाप अधिकार में मिलती है, क्योंकि दो मार्गना को एकत्र करके भी वहां पर विशेष वर्णन किया जा रहा है। चलिए, उसके बाद में अब सैनी लब्ध पंचेंद्रिय इनको अलग से निकाला, वो किसकी वजह से? तो वो अपर्याप्त पर्याप्त की अपेक्षा से निकाला है। चलिए, उसके आगे पृथ्वी जल वनस्पति काय इनका एक भेद कर दिया, अग्नि वायु काय का एक भेद कर दिया, और त्रस्काय का एक भेद कर दिया। ठीक है। यहां पर कायिक शब्द जो है वो ज्यादा संयुक्तिक है, तो हम यहां पर इसको पहले चेंज कर देते हैं। पीडीएफ जो है इसमें हम यहीं पर थोड़ा सा 1 मिनट लेकर के चेंज कर देते हैं। कायिक शब्द ज्यादा संयुक्तिक है। अग्नि और वायु कायिक, रस कायिक। इसे शेयर कर रहा हूं, जाओ देख लेना। आगे किस किस के भेद कर दिए देखो, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक के किए। उसके बाद अग्नि और वायु का एक को अलग से निकाला। क्यों अग्नि और वायु का एक को अलग से निकाला? कोई कोई बता सकता है? अग्नि का एक और वायु का एक को, कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए। अग्नि का एक और वायु का एक को अलग क्यों निकाला? तो काय मार्गना का भेद बता रहे हैं ना। तो काय मार्गना के भेद तो पहले पृथ्वी जल वनस्पति का एक में भी था, तो उनके साथ क्यों नहीं? अग्नि का एक वायु का एक का सारा सिस्टम ही अलग ही चलता है उनका, मतलब वो हाँ, उनको अलग ही। बहुत बहुत सारे जीव मरण करके इनमें नहीं होते। हाँ, अग्नि का एक वायु का एक में बहुत सारे जीव, जैसे देव मर करके अग्नि का एक वायु का एक नहीं, नहीं नहीं बनते, नहीं है ना? तो वैसे ही अगर संसाधन मर करके वहां नहीं उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी अवस्था की वजह से इनको अलग निकाला, क्योंकि अलग निकल। सोचता है। ठीक है। त्रस कायिक तो अलग निकालेंगे नहीं, निकालेंगे क्योंकि वो है ही कायिक का, काय मार्गना का भेद। और लब्ध पर्याप्तक को भी अलग से निकाला है। सबको समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे भेद क्यों किए हैं? तभी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं एक इंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक नियम से गुण स्थान पहला। किंतु पहला कब? पर्याप्त का अवस्था में पहला होता है। निरुक्त पर्याप्त का अवस्था में सासादन भी हो सकता है या ना? इंद्रिय की चर्चा चल रही है, अब यहां पर कायिक की चर्चा नहीं, इंद्रिय की चर्चा है। तो एक इंद्रियों में सासादन में मरण करके एक इंद्रिय में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए एक इंद्रिय के सेकेंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय तक सासादन गुणस्थान, पहले मैं दूसरे गुणस्थान का वर्णन कर रहा हूं, वहां पर निवृत्त पर्याप्तक अवस्था हो सकती है। चलिए, अब पहले गुणस्थान की अपेक्षा से देखें तो पहले गुणस्थान की अपेक्षा से एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक मिथ्यात्व गुणस्थान पर्याप्तक अवस्था में भी मिलता है, लब्ध पर्याप्तक अवस्था में भी मिलता है, निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से लगा सकते हैं।
और ये सब है, इसलिए सामान्य आलाप भी आएगा। तो इस प्रकार से ये सामान्य आलाप बन सकते हैं। अगर इसको तीन आलाप में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो यहां पर ल लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको ल यहां से हटाएंगे तो भी चलेगा, ताकि गाथा के अनुसार ये बन जाए, क्योंकि ल के लिए इन्होंने अलग से विषय बनाया है। एक क्या है, इसके लिए मुझे फोर फोर आना चालू हो जाते हैं। भैया गाथा के अनुसार तो नहीं दिख रहा है। चलो, अब दिख रहा है। सापनी तीन आलाप हो जाएंगे मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ में। एक केंद्रीय से असैनी पंचेंद्रिय के अपर्याप्तक अवस्था अर्थात निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी मिथ्यात्व गुणस्थान है, पर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान है, और इसलिए सामान्य आलाप भी बनता है। तीन आलाप बनेंगे। सैनी पंचेंद्रिय का भी ऐसा ही है। सैनी पंचेंद्रिय के भी मिथ्यात्व गुणस्थान निवृत्त पर्याप्तक में बनता है और पर्याप्तक अवस्था में बनता है, इसलिए सामान्य आलाप भी आएगा। तीन तीन आलाप आएंगे। सैनी लब्ध्य पर्याप्त पंचेंद्रिय है, तो इनके अब यहां पर सभी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक ऐसे अगर ले लेंगे तो भी यहां पर लब्ध्य पर्याप्तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब चूंकि इन्होंने सैनी लब्ध्य पर्याप्तक पंचेंद्रिय यहां पर शब्द रखा है, तो इसमें से फिर एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक का क्या हो गया, ऐसा अर्थ हो जाएगा। इसीलिए इसकी भी हम लोग यहां पर चेंज कर देते हैं। इसको हम नया नाम दे देंगे सैनी शब्द लगाने से लब्ध्य पर्याप्तक। एक से पंचेंद्रिय तक ये लब्ध्य पर्याप्तक, फिर ये बैठ जाएगा। दिख रहा है सबको? अभी हमने उसका नाम चेंज कर दिया, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक लब्ध्य पर्याप्तक। अब ये मतलब सारे के सारे लब्ध्य पर्याप्तक आ जाएंगे इसमें। चलिए, तो इसके सिर्फ लब्ध्य पर्याप्तक आएंगे। अब इधे मार्गणा में अगर हम देखेंगे, एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय, इनकी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सिर्फ सासाधर्म गुणस्थान आएगा और किसी अवस्था में सासाधर्म गुणस्थान नहीं होगा। किंतु सैनी पंचेंद्रिय के देखेंगे तो सैनी पंचेंद्रिय के पर्याप्त अवस्था में भी सासाधर्म गुणस्थान हो सकता है, निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी सासाधर्म गुणस्थान हो सकता है, और इसीलिए सामान्य आलाप भी आएगा। तो तीनों आलाप यहां पर आ जाएंगे। क्लियर है? नहीं तो जिनके प्रश्न हैं, हाथ ऊपर करें। हाँ, कुसुम दीदी बोलिए। ये चार्ट गया आपका, वो पहले अपर्याप्त पर्याप्त दोनों होंगे ना। पहला गुणस्थान में हम्म, सामान्य से जो तीन अपन ले रहे हैं से हाँ, चार्ट, आगे चार्ट देखिए। एकेंद्रीय से असंख्य पंचेंद्रिय में हम्म, जो सामान्य से तीनों पर आलाप ले रहे हैं, पर्याप्त और निर्पर्याप्त और सामान्य, तो इसमें असैनी और पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों नहीं होंगे क्या? लिया ना फिर, पर्याप्त और निरुक्त पर्याप्त दोनों ले लिए। पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त लिया है, तो अपर्याप्त नहीं होगा क्या? लब्ध पर्याप्त के लिए अलग से निकाला ना, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के लब्ध पर्याप्तक। असैनी पंचेंद्रिय तक के। इसका मतलब क्या हो गया, पहले दो कॉलम वाले जो है उनका पर्याप्त नामकर्म का उदय है, और जो तीसरा कॉलम है उनके अपर्याप्त नामकर्म का उदय है। नहीं, ये ठीक है, लब्ध पर्याप्त का अपर्याप्त नामकरण का उदय है। ये जो गुणस्थान, प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व में एकेंद्रिय से असंगित पंचेंद्रिय और सैनी पंचेंद्रिय में सामान्य से तीनों आलाप लिए, यानी सामान्य पर्याप्तक और निर्वर्त पर्याप्तक, तो इसमें अपर्याप्त नहीं है क्या कुछ भी? अपर्याप्त अप लिखना है तो नी और ल दोनों लेने पड़ेंगे, तब जाकर के अप आएगा। हाँ, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक दोनों को कॉमन करना है, तो आप अपर्याप्तक लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, ठीक है ना? उसको अलग निकाल दिया। हाँ, चूंकि इन्होंने इसको अलग कर दिया है। ठीक है, ठीक। चलिए, और किसी का प्रश्न? हाँ, विजय लक्ष्मी दीदी।
ये कॉलम में हम ऐसा नहीं ले सकते क्या, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय और सैनी पंचेंद्रीय लब्ध पर्याप्त, क्योंकि सैनी पंचेंद्रीय मनुष्य में रहते ना लब्ध। सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच में लब्ध पर्याप्तक नहीं हो सकते। सैनी क्या समझ में? सैनी पंचेंद्रिय, हाँ, सैनी ऐसा विभाग बनेगा ही नहीं। सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्ध पर्याप्तक ऐसा बनेगा ही नहीं। देखो, आपको दो को अलग करना है। एक का पर्याप्त नामकर्म है, या तो आपको चाहिए तो आप अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हो। इंद्रिय मार्गणा के भेद, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्त नामकर्म अपर्याप्त नामकर्म दोनों लेकर के चलिए, उनके आलाप लिखिए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, किंतु यहाँ पर सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने क्या किया है, जिनके जिनके कॉमन हो सकते हैं उनको कॉमन करके उन्होंने गाथा को छोटा बनाया है। हाँ बरोबर है। लब्ध पर्याप्तक जिनके जिनका आलाप लब्ध पर्याप्तक है तो उनको एक ग्रुप में डाला है ना, जिनका इसीलिए आलाप। इसीलिए जब लब्ध पर्याप्त किया है तब एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक जिनके जिनके लब्ध पर्याप्तक बनते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, और उनमें लब्ध पर्याप्तक ले लिया। फिर सैनी पंचेंद्र भी लेना है, उसमें पंचेंद्री मतलब सैनी भी लेना है। सैनी असैनी की चर्चा ही नहीं करी, नहीं करिए। अच्छा, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से ही रख दिया उन्होंने। वो अपने आप आ जाएंगे उसमें। इसमें कैसा दिया है, फर्स्ट कॉलम में कैसा दिया है, एकेंद्रीय से असैनी पंचेंद्री तक दिया है ना। इसलिए किया, वो यहाँ पर इसीलिए कर दिया क्योंकि इनके पर्याप्त नामकर्म का, ये पहले दोनों भी कॉलम वाले जो है इनका पर्याप्त नामकर्म का है। देखो, एक बात है, इसके ऊपर हमें बहस करने की जरूरत नहीं कि कॉलम कैसे बनाए जाए। कॉलम हाँ, आप मर्जी के आराम से बन सकते हैं। हमने यहाँ पर कॉलम जो गाथा आई है गाथा के हिसाब से बनाए हैं। अच्छा ठीक है। जहां जहां पर महाराज जी ने निमित्त सिद्धांत चक्रवर्ती ने कॉमन कर दिया उसके हिसाब से गाथा के बना सकते। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने समझने के लिए। ठीक है ना लीला दीदी? वंदना भैया जी, लब्ध पर्याप्तक और अपर्याप्तक में क्या फर्क है? आप ही बताओ। मुझे तो दोनों एक जैसा ही, मतलब समानार्थी लगते हैं। ऐसा नहीं, देखो, बट अगर इसमें अलग अलग बताए इसका मतलब कुछ फर्क होगा अपर्याप्तक के दो भेद होते हैं। जी। अपर्याप्तक के दो भेद होते हैं, पहले चर्चा आई है ये सबसे पहले गाथा में। तो लब्ध पर्याप्तक, निर्वत पर्याप्तक। हाँ, हाँ, नहीं और पर अब फिर कैसे करेंगे? एक पर्याप्त नामकर्म के उदय से है, दूसरे अपर्याप्त नामकर्म के उदय से है। हाँ, तो आप दोनों कर सकते हो। तो या पर्याप्त नाम कर्म तो तो सुन लीजिए, या तो दोनों एक जगह पर आ सकते हैं तो आप उसमें अप लिख करके अपर्याप्त के दोनों भेद आ सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। ये ऐसा नहीं, क्या बोल रहे हैं? तो समझे? अभी अभी आपको बीच बीच में कट रहा है, बीच बीच में कट रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो बंद कर दो। अरे यार, ये क्या हो रहा है? बोलिए। देखो, अपर्याप्त के दो भेद हैं। अभी आ रही दीदी? इधर दीदी आ रही है क्या? ट्रैफिक की भी आ रही है। चलिए धीरे धीरे कर देते, छोड़ दीजिए, आपका जब ठीक हो जाएगा तब हम बात कर लेंगे। अरविंद जी बोलिए। भैया जी, आपकी आवाज कट रही है ना? मेरी आवाज कट रही है सब लोगों के लिए? आप बीच बीच में कट रही थी अभी। अब ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। चलो लीला दीदी, मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे सबकी आवाजें ठीक आ रही है। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है अब ठीक? हाँ, आ रही है। हाँ, तो अपर्याप्त के दो भेद होते हैं। फिर कट गई। अच्छा, अपर्याप्त आवाज नहीं। अब आ रही है आवाज? हाँ अपर्याप्त के दो भेद होते हैं। हाँ तो दोनों भेद जहां पर होंगे
उसको आप अपर्याप्त के एक ही लिख करके आलाप छोड़ सकते हो। अच्छा। ठीक है। किंतु जब अभी हमने दो कॉलम अलग अलग कर दिए हैं, एक लब्ध पर्याप्तक वाला कॉलम अलग कर दिया है और निवृत्त पर्याप्तक वालों का अलग कर दिया। निवृत्त मतलब कौन से, पर्याप्त नामकर्म वाले जो जीव है उनका अलग कर दिया, और एक का अपर्याप्त नामकर्म वाला अलग कर दिया। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था भले अपर्याप्त कहलाती है, किंतु वो पर्याप्त नामकर्म की वजह से होती है, इसको याद रखना है हमको। हाँ, मतलब निवृत्त पर्याप्तक अवस्था वाले तो पर्याप्तक होंगे ही, पर पर्याप्त उनको आपने दो बोला है, पर्याप्तक के दो। पर्याप्तक है, इसीलिए उनको पर्याप्तक वाली कैटेगरी में रखा है। हाँ, ठीक है ना। अब लब्ध पर्याप्तक वाले को कहाँ रखोगे, लब्ध पर्याप्तक वालों को कहाँ रखोगे, अपर्याप्त नामकर्म वाले को में, अपर्याप्तक में। अपने दो अलग कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक जगह होंगे तभी आप लिख सकते हैं। अच्छा। क्लियर है। हाँ, तो इन्होंने आलाप कौन कौन से बनाए हैं पहले ये समझ लो। हाँ, आलाप के भेद कौन से कर लिए, तो आलाप के भेद इन्होंने कर दिए हैं पर्याप्त, हाँ, ठीक है, ये तीन कर दिए। अब जहां पर पर्याप्त के साथ में कोई भी एक अपर्याप्त वाला आता है तो वो उसके साथ सामान्य भी आ जाता है। अच्छा। सबको ये क्लियर होता कि नहीं होता, मुझे आज थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि आप सबके चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि आप पहली क्लास में बैठे हो आज, और मैं सोच आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब उसके लिए क्या करें आज तो आधा समझ में आता है, आधा नहीं आता समझ में, ऐसा हो रहा है। क्योंकि नेटवर्क तो मेरे पास यहाँ पर तो फुल दिखा रहा है, सेटिंग में भी कोई चीज नहीं, क्योंकि आपकी आवाजें मुझे बहुत अच्छी आ रही है। एक मिनट मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ, मेरा वीडियो बंद कर देता हूँ, रुकिए जरा। भैया जय हिंद। अब आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, अभी तो आ रही है। हाँ, अब सबको आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, हाँ, ये क्या कह रहा हूं पहले वो समझ लो। अभी आलाप के कौन कौन से भेद किए हैं। आलाप के सबसे पहला आलाप है पर्याप्त, हाँ, जिनके पर्याप्त नामकर्म का उदय है उनके पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त ऐसे दो आलाप हो सकते हैं। हाँ, क्लियर। और ये दो जगह, ये दो जिनके होंगे उनके साथ में सामान्य भी आ जाएगा। अच्छा, ये नियम, सामान्य भी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि दोनों भी है ना, पर्याप्त भी है निवृत्त पर्याप्त भी है, तो सामान्य आ जाएगा, इसको सामान्य कहा। ठीक है। एक हो गया। अब अपर्याप्त नामकर्म वाले जीव, उनके कौन सा होगा, अपर्याप्त नामकर्म वाले का कौन सा आलाप होगा, एक ही आलाप होगा, पर्याप्त। लब्ध पर खत्म हो गई बात, बस इतनी सी बात है पूरे के पूरे सभी मार्गणाओं में। नहीं, लब्ध पर्याप्तक बोलेंगे ना उसको, जो अपर्याप्त का है। लब्ध पर्याप्त कहेंगे, एक ही आलाप हो जाएगा उनका, दूसरा कोई आलाप बदलेगा ही नहीं उनका। हाँ, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो लब्ध पर्याप्त है वो कभी निवृत्त नहीं बनता, ना कभी पर्याप्त बनता है, और चूंकि पर्याप्त नहीं बनता इसलिए सामान्य आलाप भी नहीं आएगा। मतलब जिनके लब्ध पर्याप्त है उनका एक ही आलाप होगा। हाँ जी, ठीक है। क्लियर? ठीक है। हाँ, क्लियर है? अच्छा, मुझे एक प्रश्न ऐसे भी आया था एक स्वाध्याय से कि भैया कंफ्यूजन ये हो रहा है कि इसमें कैसे आलाप को कैसे समझे। तो इसमें आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, चार्ट बनाते वक्त आप किसका वर्णन कर रहे हो। सबसे पहले क्या होगा, आप किसका वर्णन कर रहे हो, मतलब आलाप का वर्णन किसमें कर रहे हो, तो कौन सी मार्गणा में कर रहे हो। जैसे अभी यहां पर इंद्रिय मार्गणा में कर रहे हैं,
आलाप का वर्णन किसमें कर रहे हैं? इंद्रिय मार्गना में कर रहे हैं। किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं? गुणस्थान की अपेक्षा से कर रहे हैं। मतलब एकेंद्रिय जीव के पहले गुणस्थान की अपेक्षा कौन कौन से आलाप आएंगे? एकेंद्रिय जीव के दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा कौन कौन से आलाप आएंगे? एकेंद्रिय जीव के तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे सभी आगे के गुणस्थान की अपेक्षा कौन कौन से आलाप आएंगे? समझ में आ रही बात? हाँ जी। हाँ। कि पहले एकेंद्रिय जीव के पहला गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान, इनके आगे के कोई गुणस्थान होंगे क्या? जी। होंगे। पहला गुणस्थान भी क्यों होगा? में और वास्तव में होगा। और सासारण सिर्फ और सिर्फ निवृत्त पर्याप्त अवस्था में ही होगा। क्लियर है? आवाज फिर कट गई। चलिए आप आगे। देख, कोई बात नहीं, आज तो एक काम करना पड़ेगा। आज जितना समझ में आ रहा है देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम कल वापस इसको दोहराएंगे। ठीक है? बट एक बात तो आपके समझ में आ रही है कि कौन सी मार्गना चल रही है, उसको कौन से गुणस्थान की अपेक्षा से देख रहे हो, और उसमें उस गुणस्थान की अपेक्षा वहां पर कौन कौन से आलाप आएंगे, इतना हमको देखना है। ठीक है बात? अब एक उदाहरण लेते हैं। कल हम लोगों ने गति मार्गना की चर्चा की कि नहीं करी? तो उसमें हमने मनुष्य गति की चर्चा की। अब मनुष्य गति के भी बहुत अलग अलग भेद होते हैं, उसमें से एक भेद ले लीजिए समझने के लिए। मनुष्य गति। अब मनुष्य गति में कितने गुणस्थान होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है? फिर हर गुणस्थान की अपेक्षा आपको लगा करके देखना पड़ेगा कि इस गुणस्थान में कौन कौन से आलाप होते हैं। रूट क्लियर हो गया आपको? चलिए अब और उदाहरण लेते हैं। आगे संयम मार्गना आएगी। ठीक है? आचार्य भगवान तो इसको पूरा गुच्छा बना करके, क्योंकि बहुत सारी कॉमन चीजें हैं इसलिए वो गाथा में कॉमन कर करके बता रहे हैं, विस्तार नहीं कर रहे। विस्तार हम लोग कर सकते हैं। अब संयम मार्गना है। संयम मार्गना का पहला भेद कौन सा है? असंयम। संयम मार्गना का पहला भेद कौन सा? असंयम। असंयम में कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 4 होते हैं। फिर असंयम मार्गना को लिखो, साइड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गुणस्थान लिखो। फिर असंयम मार्गना में पहले गुणस्थान में कौन कौन से आलाप होंगे वो वहां पर लिख लेना। मतलब असंयम अवस्था पहले गुणस्थान में निरुक्त पर्याप्तक अवस्था में होती है क्या पर्याप्तक अवस्था में होती है? निरुक्त पर्याप्तक में भी असंयम होता है, पर्याप्तक में भी असंयम होता है। तो दोनों है तो उसके साथ में सा आ ही जाएगा साधन गुणस्थान में। तो इस प्रकार से आपको उस मार्गना के भेद में आपको एक एक उसके 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 गुणस्थान लगाने हैं और फिर उसके आलाप लिखने हैं। अब संयम असंयम है, दूसरा भेद है कि नहीं? संयम असंयम। अब संयम असंयम का गुणस्थान कौन सा है? उसमें एक ही गुणस्थान आएगा, 5वां गुणस्थान। अब 5वें गुणस्थान में कौन सा आलाप बनेगा? निवृत्त पर्याप्तक बनेगा क्या? नहीं। पर्याप्तक बनेगा क्या? हाँ। अब अकेला पर्याप्तक बनेगा तो वहां पर सिर्फ तो लिखेंगे, बात खत्म। अगर नी भी आता था तो भी आता था तो सा भी लिख देते। बात क्लियर हो गई? रूट रास्ता तो क्लियर हो गया ना कि भाई कौन सी मार्गना चल रही है, उसका कौन सा भेद चल रहा है, उसके कौन कौन से गुणस्थान बनते हैं, उन उन गुणस्थानों में जीव पर्याप्तक होते कि अपर्याप्तक होते। आलाप किसकी अपेक्षा से है? पर्याप्त और अपर्याप्त, इन दो चीजों की अपेक्षा से ही आलाप है। ठीक है? अच्छा, जहां जहां पर लिखा है कि इनके आलाप, इस मार्गना के आलाप गुणस्थानवत होते हैं। अब असंयम मार्गना के आलाप गुणस्थान के जैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि असंयम के होते ही 4 गुणस्थान हैं। तो 4 गुणस्थान में जिस प्रकार से चारों गुणस्थानों में असंयम पाया जाएगा, और चारों गुणस्थान में अगर असंयम पाया जाएगा तो उन गुणस्थानों में जो जो आलाप बनते हैं वही आलाप असंयम मार्गना के आलाप भी बन जाएंगे। अर्थ क्या हो गया? जो गुणस्थान के आलाप बनते हैं वही आलाप उस मार्गना के बन गए।
ठीक है, क्लियर है? तो आचार्य भगवान भी वहां पर इसी प्रकार से उसका उत्तर भी दे देते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण ले लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, और दिमाग में एक बात रखना, जो सामने चार्ट दिख रहा है उसके अलावा भी इसको और अलग अलग तरीके से हम चार्ट बना सकते हैं। ये चार्ट जो है, चूंकि आचार्य ने इंद्रिय और संयम मार्गना को एक करके बनाया है, इसलिए उन दोनों की अपेक्षा से विचार होगा। दोनों को क्यों एक साथ बनाया? क्योंकि दोनों के आलाप एक जैसे बनते हैं। इसके आगे तो 7-8 मार्गना मिलकर के एक ही चार्ट बनने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं उदाहरण। पहले इसको पूर्ण कर लेते हैं। चलिए, अब एकेंद्रिय से असहनी पंचेंद्रिय तक जीव है। ठीक है, क्या सोचना है हमको? इस मार्गणा में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं? एकेंद्रिय से असहनी पंचेंद्रिय जीव के कितने गुणस्थान होंगे? लीला दीदी, आप ही बनाओ। पहला गुणस्थान। अच्छा, अकेला पहला गुणस्थान ही बनेगा, क्योंकि हमको क्या सोचना है देख लो। इन जीवों की पूरी लाइफ देखनी है हमको, जन्म से लेकर विग्रह गति, वो अपनी जगह पर पहुंचा, वहां पर शरीर बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद में पर्याप्तक बना, अपनी आयु जी करके मर गया। पूरा का पूरा चित्रपट देखना है, तो क्या उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही गुणस्थान हो सकता है? क्योंकि एकेंद्रिय से असहनी पंचेंद्रियों में कोई जीव सासादन गुणस्थान के साथ भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। मतलब उसके निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में सासादन गुणस्थान में बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। मतलब क्या हो गया? उसका पूरा चित्रपट देखेंगे जीवन का, तो हमें एकेंद्रिय से लेकर असहनी पंचेंद्रिय जीव में हमें टोटल मिलकर के 2 गुणस्थान दिखते हैं, पहला और दूसरा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। चलिए, फिर पहले गुणस्थान में कौन कौन से आलाप है, दूसरे गुणस्थान में कौन कौन से आलाप है, ये बताना। क्योंकि उस मार्गणा में कितने गुणस्थान बनते हैं वो पहले लिखना है, और फिर उन गुणस्थानों में कौन से आलाप होते हैं ये लिखना है। तो पहला गुणस्थान बन गया, तो पहले गुणस्थान में कौन कौन से आलाप आते हैं? निवृत्त पर्याप्तक आता है क्या? आता है, लिख लीजिए। पर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान होता है क्या? इस जीव के होता है, लिख लीजिए। दोनों भी आ गए करके सामान्य आलाप भी आ गया। ठीक है, और अब लब्ध पर्याप्तक भी तो होगा। हाँ, लब्ध पर्याप्तक नहीं होगा? अरे आप क्यों ले रहे हो लब्ध पर्याप्तक? आएंगे ना उसमें। आपने कौन सा ग्रुप बनाया है? पर्याप्त नाम कर्म का बनाया कि नहीं बनाया? फिर लब्ध पर्याप्तक की उसमें क्यों जोड़ रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने मार्गणा कौन सी ले रही है वो पहले देखना है। ठीक है, हाँ हाँ। मार्गणा पर्याप्तक जीवों की है। एकेंद्रिय से असहनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, सहनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, इनका कभी भी लब्ध पर्याप्तक, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक का तीसरा कॉलम रखा हुआ है, उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे अब तक। और अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? एकेंद्रिय से असहनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक की कर रहे हैं। तो उसके पहले गुणस्थान में नी, प और सा तीनों बनेंगे, और दूसरे गुणस्थान में अकेला निवृत्त पर्याप्तक अवस्था ही बनेगी। क्यों? क्योंकि के पर्याप्तक अवस्था में कभी भी सासादन गुणस्थान नहीं बनता है, इसलिए सासादन गुणस्थान में सिर्फ नहीं बनेगा। आप लोगों को इतना ही याद रखना है, हम किसकी निर्वत पर्याप्तक बनता है। बीच अगर में निर्वत पर्याप्तक बनता है तो पर्याप्तक भी तो होगा ना जी। लीला दीदी, बीच में नहीं बोलना, 1-2 मिनट के लिए रुक जाओ। आप लोग मेरी बातें पूर्णता से नहीं सुनते हो, और मेरा प्रयास ये चल रहा है कि आप लोगों को भ्रांति, कंफ्यूजन होने के लिए जो कारण है उनको पहले मैं निकाल दूं। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है, जिनको ये क्लियर नहीं हो रहा, इतना सुगम विषय है, आप कहां से कहां को देख रहे हो। मेरी अपेक्षा से लीला दीदी का वर्णन हो रहा है, तो मैं उनमें स्वाध्याय देखूंगा या मैं देखूंगा? बोलो। स्वाध्याय में जब उनके पुत्र की अपेक्षा से विचार किया जाएगा, तब वो माता का विषय आएगा वहां पर। क्लियर हो रही है बात? सबको समझ में आ रही है? तो एक व्यक्ति को विषय एक है, इसके लिए उसका जो देखने का जो तरीका है वो नहीं भूलना है, क्योंकि मार्गणा कौन सी चल रही है ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक विषय को अलग अलग जीव है, जीव को अलग अलग मार्गणा से देख सकते कि नहीं देख सकते हैं। आपका गति मार्गणा का विषय चल रहा है, वहां पर संयम की चर्चा करोगे क्या?
आपका इंद्रिय मार्गना का विषय चल रहा है, तो आप वहां पर मिथ्यात्व की चर्चा करोगे क्या? बोलो। इतना तो हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मार्गन पर? एक जीव के अलग अलग विषय हो सकते हैं, हमें किसकी अपेक्षा से वर्णन करना है? क्लियर है? अब किसका वर्णन चल रहा है? एक इंद्रिय मार्गना का चल रहा है, इंद्रिय मार्गना का चल रहा है। इसमें इन्होंने सैनी मार्गना भी जोड़ ली है, चलो कोई बात नहीं। और पर्याप्तक जीवों की चर्चा चल रही है, तो उनमें लब्ध पर्याप्तक की चर्चा ही नहीं आएगी। जब मैंने असंयम के भेद करके आपको बताया, तभी मैंने सम्यक तो मिथ्यात्व की चर्चा करी क्या? 1 से 4 गुण स्थान बताए, पर वहां पर मैंने सम्यक तो मिथ्यात्व की चर्चा की क्या? नहीं, क्योंकि मार्गना कौन सी चल रही है ये मैं तो सबको क्लियर हुआ कि आज मुझे आगे पढ़ाना ही नहीं है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको कौन सी अपेक्षा से अब लिखना है, इतना ही बाकी है। बात समझ में आ रही है? आपने लिखना कैसे है ये समझ में ले लिया, कौन कौन सी स्याही से लिखा जाता है वो समझ में ले लिया, कौन कौन से पेन से, फाउंटेन पेन है कि भाई बॉल पेन है कि पेंसिल है, इससे आपको पता है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अंग्रेजी में लिखना है कि देवनागरी में लिखना है, ये भी इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन सारी आ गई है पहले 20 प्ररूप नाम की। अब आपके सामने अलग अलग स्याही के बॉटल्स रखी है, रिफिल्स रखी है, पेंसिल रखी है। अब हम बोलेंगे आपको नीली स्याही से, फाउंटेन पेन से लिखना है, तो फाउंटेन पेन बोलते ही लिक्विड नीली स्याही जाएगी, क्या वहां पर काली स्याही लगाओगे? क्या वहां पर रिफिल लगाओगे? ये अपने आप अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से आपको अब इसको नैरो करना है, इसको आपको एक बिंदु की तरफ लेकर के आना है। क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? अब एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मैं, आलाप की अपेक्षा से, आलाप अधिकार की अपेक्षा से उत्तर देना है। ठीक है? मैं काय योग की चर्चा कर रहा हूं। कौन सी मार्गना के आलाप देखने हैं मुझे? काय योग मार्गना के आलाप देखने हैं। तो काय योग मार्गना के आलाप अगर लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे, क्या क्या सोचोगे? कौन बताएगा मुझे? पूर्णिमा दीदी। वंदना भैया जी। तो काय मारगना के देखना है तो फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय मैंने और पंचेंद्रिय के देखेंगे। योग मार्गना बताइए, आप काय मार्गना की चर्चा कर रहे हो। हाँ, और और 10 काय को देखेंगे। मैं योग कहता हूं कि चक्के में से क्या निकला? काय मार्गना, और वो उसके साथ में इंद्रिय। अब इनका क्या संबंध लगाओ मैं बताओ? सब लोग अपनी कॉपी में लिख दो, मैं जो लिख रहा लिखवा के दे रहा हूं, अभी हाथ सबके नीचे। अब हाथ सबके नीचे, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना है, चलो कॉपी में लिखो। आलाप अधिकार में चार्ट बनाने का तरीका। देख लिया। जिस मार्गना के आलाप लिखने हैं उसका नाम लिखो। दूसरा बिंदु, उस मार्गना के गुणस्थान के नाम लिखो। और तीसरा, प्रत्येक गुणस्थान में पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म की अपेक्षा
आलाप लिखो। ठीक है, अब ये चार्ट कैसे बनाना है आप देखोगे। जैसे अभी हम लोगों ने आपको एक उदाहरण दिया है, एक मार्गणा ली, उसके गुणस्थान जितने होते हैं उनको लेफ्ट में लिखा, और फिर उस मार्गणा के जो भेद बनते हैं उस अपेक्षा, एक ही मार्गणा लिया अभी यहाँ पर, इसलिए हॉरिजॉन्टल लिखने का कोई तो ही ज्यादा संबंध नहीं आएगा, हर एक गुणस्थान के आगे लिखेंगे। ठीक है, अभी उदाहरण ले लो, अभी मैंने जो दिया था काय योग मार्गणा। ठीक है, चलो काय योग मार्गणा, काय योग मार्गणा में कैसे लिखोगे। का पहले काय योग मार्गणा में अपने अपने बुक्स में, मुझे उत्तर किसी का नहीं चाहिए, आप अपने नोट्स में लिखना क्या लिखा है। पहले तो उसका नाम लिखो, वो कौन सी मार्गणा है, लिखो काय मार्गणा। दूसरा बिंदु है उसमें कौन कौन से गुण स्थान होते हैं काय मार्गणा में, काय नहीं सॉरी योग मार्गणा, काय योग मार्गणा, काय योग मार्गणा में कौन से गुण स्थान होते हैं। 1 से 14, 1 से 14, 14वां गुणस्थान आएगा पूर्णिमा दीदी। हाँ 1 से 14 गुणस्थान आएंगे ना काय योग में। स्थान में योग होता है क्या। क्या बोले। 14वें गुणस्थान में योग होता है क्या। नहीं 14 गुणस्थान में योग रहित अवस्था 1 से 13 गुणस्थान। हाँ ऐसा बोलो, ठीक है। तो ये काय योग मार्गणा के गुणस्थान कितने हैं, 1 से 13। ठीक है, लिख दो 1 2 3 4, 1 के नीचे सब 13 तक लिखो। अब मैंने आपको कायोग मार्गना कैसे ली है, अभिन्न रूप से ली है। अब कायोग मार्गना अगर आपको चाहिए तो सिर्फ औदारिक कायोग का आप अलग से चार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा सुगम करने के लिए आप पहले लिख दो औदारिक काय मार्गना। ठीक है, आज हमारा समय पूर्ण हो चुका है, इस विषय को कल आगे बढ़ाते हैं, किंतु हम पहले चार्ट बनाना सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।